नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया जिसमें उत्तरकालीन मुगल शासक हम कर चुके। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट है मराठा को लेके चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में एंट्री होती है उन चीज़ों को। तो आज हम मराठों के बारे में शुरू करते हैं। तो मराठों का इतिहास सामान्य तौर पर ये सीधा शिवाजी से शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। शिवाजी से पहले क्या थे, ये जो मराठा शक्ति थी जो अणु के रूप में बिखरे हुए थे, इनको शिवाजी ने कैसे अपने पक्ष में किया, कैसे इनको एक किया, वो थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो, ये अपना भारत है और भारत में पर्वत श्रृंखला के आसपास जितने लोग रहते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो क्षेत्र एक विषम परिस्थितियाँ होती है। जैसे अपन गंगा यमुना दोआब की बात करें तो यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ नहीं है। जैसे ये गंगा है और ये यमुना है, इधर से ये चंबल है। ये जो क्षेत्र है इसमें विषम परिस्थितियाँ कम होंगी मनुष्य के रहने के लिए। सामान्य परिस्थितियाँ, मैदानी क्षेत्र है, मनुष्य आराम से रह लेता है। राजस्थान का क्षेत्र है ये क्षेत्र, इसमें विषम परिस्थितियाँ ज़्यादा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तराखंड, हिमालय, ये वाला इस क्षेत्र में विषम परिस्थितियाँ ज़्यादा है। या फिर ये विंध्याचल, सतपुड़ा और ये यहाँ पर सह्याद्री। ठीक है, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ ज़्यादा है। देखो, सामान्य तथ्य है, लागू नहीं होता। जो लोग विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं उनका तुलनात्मक रूप से ईमानदारी से ज़्यादा लेना देना होता है। ये हमेशा सच होगा। आप देख लेना, जहाँ जहाँ कठिन परिस्थितियाँ होंगी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ व्यक्ति थोड़ा सा कर्मठ, जुझारू, मेहनती और ईमानदार होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही थी कि यहाँ रहने वाले ऐसे नहीं होंगे, यहाँ होंगे, पर तुलनात्मक रूप से ये लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मराठा इतिहास की बात करें अपन तो मुगल जो साम्राज्य था औरंगजेब के शासनकाल से थोड़ा पहले, शाहजहाँ के समय, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत में था और ये काबुल कंधार तक था। विंध्याचल, सतपुड़ा, यहाँ पर एक राज्य पड़ता था बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, ये देवगिरी पड़ता था। तो ये सारे के सारे क्षेत्र कभी ना कभी मुगलों ने जीत लिए। लेकिन ये दक्कन का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत वाला, इस क्षेत्र में मुगल क्या करते थे, जीतते हैं, संधि करते हैं इनके साथ में और फिर वहाँ पर किसी व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। वही सूबेदार व्यक्ति या तो उसको कोई रिप्लेस कर देता है या आगे चल के, जैसे अपन ने मोहम्मद शाह के समय पढ़ा कि दक्कन में जाकर के कुछ लोग अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पर बीजापुर था। 1636 में बीजापुर के साथ एक संधि होती है और इस समय आप ध्यान रखना, 1636 में जहांगीर के बाद शाहजहाँ का शासन, 1627 तक जहांगीर, 1627 से लेके और 1657 तक शाहजहाँ का शासनकाल होता है। इस शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में, यहाँ पर दक्कन में पहले औरंगजेब आता है। औरंगजेब जब यहाँ होता है दक्कन में तो उस समय बीजापुर को कंट्रोल कर लेता है और इनके साथ एक संधि कर लेता है। बीजापुर को जब कंट्रोल करता है, इनके साथ में संधि कर लेते हैं। संधि में कुछ शर्तें होती हैं, आप नियमित रूप से टैक्स दोगे, आप अपनी सेना को इतना सीमित रखोगे, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। 1636 में एक बार संधि होती है बीजापुर के साथ और 1656 में एक बार संधि होती है। जब 1656 में संधि होती है तो इस समय यहाँ पर औरंगजेब नहीं होता, मुराद इस समय यहाँ पर होता है और यहाँ पर बीजापुर के साथ फिर से संधि होती है। अपन देखते हैं यहीं अहमदनगर, बीजापुर, इन क्षेत्रों में जो मराठा हैं इनके इतिहास के बारे में जब हम जाते हैं तो एक व्यक्ति है MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे ने अपनी किताब लिखी है द राइजिंग पावर ऑफ मराठा। द राइजिंग, कभी पूछी जा सकती है किताब, राइजिंग पावर ऑफ मराठा। ठीक है, तो उन्होंने मराठाओं के बारे में किताब लिखी, राइजिंग पावर ऑफ मराठा, और उसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति, यानी कि उसकी जो दक्कन की नीति थी, हिंदू विरोध की नीति, धर्म परिवर्तन से संबंधित जो नीति थी, साथ में दक्षिण की भौगोलिक स्थिति, इन चीज़ों के चलते जो मराठा साम्राज्य है, मराठाओं का उत्कर्ष है, इन परिस्थितियों के मिले जुली क्रिया के प्रतिक्रिया के स्वरूप में होता है। MG रानडे ने इन चीज़ों को लिखा है इस किताब में पूरी डिटेल से। तो ये जो बीजापुर है, अहमदनगर है, यहाँ पर एक छोटा टापू भी है जिंजी सिद्धि, तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले मराठा सिपाही का काम करते थे।
मराठा पहले जितने भी होते थे वो सिपाही होते थे, अहमदनगर की सेवा करते थे, बीजापुर की सेवा करते थे, इन क्षेत्रों में ये लोग सेवा करते थे। हम बात करें शाहजी की, जो पिताजी थे शिवाजी के, वो पहले अहमदनगर की सेवा में उतर, बाद में फिर वो बीजापुर की सेवा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सतपुड़ा विंध्याचल, ये सह्याद्री उत्तर दक्षिण की तरफ है। तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले यहाँ पर मराठाओं का उदय होता है। मराठाओं के उदय के कारण में एक कारण तो भौगोलिक परिस्थिति हो गई, ठीक है। भौगोलिक परिस्थिति क्या हो गई कि ये लोग कर्मठ थे, जुझारू थे। दूसरा, दक्षिण में केंद्र कभी भी इनको पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि उत्तर से दक्षिण में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती है। तो यानी कि ये लोग पूरे तरीके से अधीन नहीं हुए, इन्हें स्वायत्तता की आदत थी। होती है कुछ लोगों को स्वायत्तता की, वो किसी के अधीन रहना ज़्यादा समय तक जानते ही नहीं है। इसीलिए नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी करना पसंद है। तीसरा कारण सबसे बड़ा कि जो मराठा लोग थे, वो मराठा लोग या तो अहमदनगर या बीजापुर, इनके यहाँ पर सिपाहियों का काम करते थे। तो इनको सैनिक प्रशिक्षण तो सीधा सीधा मिला हुआ ही था। इस सैनिक प्रशिक्षण का फ़ायदा ये हुआ कि इनको एक संगठित करने वाला जैसे नेतृत्व मिला, इन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य के स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए। इन तीनों की प्रतिक्रिया जो होती है, उसका परिणाम अंततः किसके रूप में आता है? शिवाजी। शिवाजी क्यों? क्योंकि योग्य नेतृत्व था, नेतृत्व के गुण शिवाजी में बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से शिवाजी यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब देखते हैं शिवाजी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका हम लेते हैं शिवाजी का। शिवाजी का जन्म कब हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, इस जगह देवगिरी एक स्थान था, देवगिरी। अपन जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो देवगिरी का राजा रामचंद्र यहाँ पर होगा और उसकी पुत्री को लेकर आएगा, और उसकी जो रानी होती है कमला, उसको अपनी पटरानी बनाएगा। तो ये देवगिरी है। शिवाजी का इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं। शिवाजी तो पहली बात 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्मदिन है जी, हैप्पी वाला बर्थडे है, ठीक है। तो 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है। पिता का नाम शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले, ठीक है। गायककार एक महिला आशा भोंसले। माता का नाम जीजाबाई, जीजाबाई, ठीक है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। माता के बारे में एक बात आप ध्यान रखना, देवगिरी के यादवराव निम्बालकर सरनेम है, यादवराव नाम है। तो जीजाबाई देवगिरी के यादवराव निम्बालकर की पुत्री थी, इतना ध्यान रखना। शिवाजी का 1627 में जन्म होता है और 12 साल की उम्र में आप जोड़ लेना कब हो जाएंगे 12 साल, 10, 27, 40 के आसपास, 16 40। पहला विवाह होता है साईबाई निम्बालकर, ठीक है। तो यहाँ इनका सरनेम भी निम्बालकर और इनका सरनेम भी सामान्यतः होता है बहुत सारी जगह, सास और बहू का गोत्र एक होता है। चलो उस कल्चर पे हम नहीं जा रहे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। पिता का नाम शाहजी भोंसले, माता का नाम जीजाबाई, देवगिरी के यादवराव निम्बालकर की वो पुत्री थी, ठीक है। अब शिवाजी के बारे में बात करते तो इनके जो पिताजी थे शाहजी भोंसले की 2 पत्नियों का नाम मिलता है। पहली पत्नी जीजाबाई, ठीक है। अब ये जीजाबाई के साथ नहीं रहते थे और इन्होंने कहा आप जाओ, मैं आपको अपनी एक जागीर दे देता हूँ, उस पैतृक जागीर में जाकर रहना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने दूसरा विवाह कर लिया। जो दूसरा विवाह है उसका नाम था तुकाबाई मोहिते, यानी कि ये शिवाजी की सौतेली माँ थी, तुकाबाई मोहिते। नहीं पूछेंगे, फिर भी हल्का सा दिमाग में रख लेना, मोहिते थी जी, और मोहिते पर मोहित रहते थे, इसलिए इन्होंने शिवाजी को निकाल दिया। देखो, शिवाजी और दुर्गादास, बहुत सारी कहानी मैच करती है। दुर्गादास, उनके पिता आस्करण जी ने भी उनको पैतृक जागीर में भेज दिया, उनकी देखरेख भी दूसरे व्यक्ति ने की, और शिवाजी को भी निकाल दिया। और उनकी देखरेख करने वाले व्यक्ति का नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे वो इनके संरक्षक और गुरु दोनों थे। दादाजी कोंडदेव ये इनके संरक्षक भी थे और इनके गुरु भी थे। कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु, ठीक है साहब, राजनीतिक गुरु भी थे। इसका मतलब कोई और आध्यात्मिक गुरु भी रहा होगा, जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु अलग हैं और आध्यात्मिक गुरु अलग हैं। तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के
आध्यात्मिक गुरु, उनका नाम था रामदास। ठीक है, ये उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे और ये चीज़ें उस समय थी। अब घटनाक्रम था, शिवाजी हैं, शिवाजी अपने आसपास के क्षेत्रों को संगठित करना शुरू करते हैं, लोगों को संगठित करना शुरू करते हैं, जनमानस से जोड़ते हैं। पैतृक रूप से कोई उनके पास जागीर नहीं है, कहीं के वो शासक नहीं है, बस वो जो गलत होता है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिवाजी का पहला इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। रामदास जी आध्यात्मिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, जो इनके संरक्षक भी थे। ठीक है, एक कहानी है जो सामान्यतः सुनाई जाती है शिवाजी के बारे में, किताबों में भी पढ़ाई जाती है, मैं आपको बता देती हूँ। एक बार शिवाजी की माँ थी और शिवाजी की माँ को उनके भविष्य को चिंता हो रही थी, लेकर के चिंता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे मुझसे अभी बात मत करो, बाद में बात कर लेंगे। शिवाजी छोटे ही थे और कहते हैं 8-9 साल के थे। तो शिवाजी की माँ ने कहा देखो अभी आज सर ज़्यादा दुख रहा है। शिवाजी ने पूछा क्या हुआ, शिवाजी का नाम क्यों पड़ा वो बता देते हैं। उनका जन्म पूना के पास में शिवनेर नामक एक स्थान था और शिवनेर के पास में एक माता है शिवनेर, और इसीलिए शिवनेर नामक स्थान पर जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, शिवाजी। माँ थी, बच्चे की चिंता कर रही थी, पता नहीं आईएएस में पास होगा और नहीं होगा, आरएस का एग्ज़ाम में पास होगा नहीं होगा, दिल्ली पुलिस में पेपर दे रहा है, कैसे होगा, ऐसे जैसे सबकी सामान्य माँ चिंता करती है। वैसे आपकी माँ आपसे कहे बात नहीं करनी जी, बाद में करेंगे, आप बार बार पूछोगे अरे बात बताओ तो क्या हुआ। तो उनकी माँ ने कहा देखो सुनो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शिवाजी ने पूछा कैसे जाएगा, क्या दवा है इसकी, कि वह दवा लेके आने वाला है, तो एक काम कर शेरनी का दूध लेके आ जा, उसके पीने से मेरा ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। शिवाजी बोले थे जैसे माँ ने कहा, माँ ही देखी थी बचपन से, जैसे माँ ने कहा वैसे चल दिए। और ऐसा कहा जाता है कि जंगल में गए और एक शेरनी थी, उसका दूध लेकर के आते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, और अपनी माँ से कहा माँ ये लो। तब उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जैसा मैं तेरे भविष्य के लिए चिंता करती हूँ, मुझे आज के बाद कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शिवाजी, यहाँ से अब शिवाजी का जीवन काल शुरू होता है। 3 व्यक्ति हैं, 3 लेखक हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर लिखूँगी। एक है जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार, एक का नाम है एमजी रानडे और एक का नाम है सरदेसाई। ठीक है, ये तीनों लोग देसाई, इन तीनों पुरुषों ने जो भी शिवाजी के बारे में लिखा है अच्छा लिखा है। उसके बाद सतीश चंद्र लिखेंगे। सतीश चंद्र इन तीनों के विरोध बातों को विरोध में लेता है। हुआ क्या, शिवाजी ने इस समय यहाँ पर देखा कि दक्षिण में जो शक्ति है, सल्तनत है, अपन दक्षिण की शक्ति को सल्तनत इसलिए बोल रहे हैं, सल्तनत का मतलब ही होता है किसी अन्य के अधीन होना। ठीक है, जैसे अपन दिल्ली की सत्ता पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन अलग पढ़ेंगे और बादशाह अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ दक्षिण के जो शासक थे वो समय समय पर कभी कभी ऐसी गतिविधियाँ करते थे जिनसे दिक्कत आती है। जैसे अपन पढ़ेंगे अफजल गुरु, तो अफजल खान, सॉरी मेरी गलती, अफजल खान नामक जो व्यक्ति था, इसने पंढरपुर, एक स्थान है पंढरपुर, और यहाँ के विठोवा मंदिर को तुड़वा दिया। अब इस तरह की घटनाएं जब होने लगी तो इस तरह की घटनाओं से शिवाजी और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और उन्होंने कहा ये क्या है भाई, हमारे मंदिर क्यों तोड़वा रहे हो। तो रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ये जितने भी लोग थे उस समय क्या करते हैं, निर्गुण भक्ति पर बल देते हैं कि एक काम करो, आप किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा छोड़ो, उस ईश्वर का सीधा नाम लो, वो वैसे ही मान जाएगा। गीता में कृष्ण ने कहा भी है कि आप किसी भी तरीके से आओ मेरे पास, सीधा मेरे पास पहुंच जाओगे। सगुण भक्ति से पहुंचोगे तो पहुंच जाओगे और निर्गुण भक्ति से पहुंचोगे तो भी पहुंच जाओगे। तो निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दिया, और इन्होंने जो बढ़ावा दिया उस समय मराठी भाषा यानी कि जो स्थानीय भाषा थी उसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया। मराठी भाषा का प्रयोग किया, इससे क्या हुआ, लोग एकजुट हो गए। इसी समय शिवाजी इन चीज़ों को भी सुनते थे। अब शिवाजी का प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये था कि वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी जाति के सब लोग हैं, आओ अपन मिलके इन लोगों का विरोध करना शुरू करते हैं। ये गाय की हत्या करते हैं, तो गाय और ब्राह्मण की रक्षा का शिवाजी ने प्रण लिया। हिंदू धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। तो इस तरह की बहुत सारी पदवियां कौन धारण करते हैं, शिवाजी। अब शिवाजी
अपनी सेना को बना लेते हैं, छोटी छोटी सेना को। और सेना को बनाने के बाद वही मैंने आपको बताया, बीजापुर के जो सैनिक थे मराठा सेना में, या अहमदनगर के जो सैनिक थे वो पहले से ट्रेंड थे, और ट्रेंड सैनिक अब इनके पास आ गए। अब फ़ायदा क्या हुआ, ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं देना। लेकिन शिवाजी की सेना की एक समस्या थी, वो खुले मैदान के युद्ध में कभी भी युद्ध करना ज़्यादा नहीं जानते थे। इसलिए हमेशा शिवाजी कौन सा युद्ध अपनाएंगे, छापामार। अपन आगे चल के पढ़ेंगे, द्वितीय शिवाजी वैसे मुख्य रूप से माना जाएगा बाजीराव को, तो बाजीराव भी इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति पर ध्यान दिया। शिवाजी ने 1643 ईस्वी में 1643 ईस्वी में अपना पहला एक किला जीता था, सिंहगढ़ का। वहीं पास में, पूना के पास में एक किला था सिंहगढ़ का, उसको पूरे रूप से जीत लिया। ये शिवाजी की पहली विजय थी। 1643 से और 1648 तक आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनको शिवाजी ने जीतना शुरू कर दिया। कोंढाना जीता, तोरण का किला जीता। ठीक है, अब ये जो तोरण का किला जीता, ध्यान देना, इस तोरण के किले से पूर्व दिशा में 5 मील पूर्वी दिशा में एक किला और बनाया और इसे नाम दिया रायगढ़ का किला। ठीक है साहब, ध्यान रखना। 1643 से लेकर 1648। अब मैंने आपको बीजापुर थोड़ी डिटेल से बताया, क्यों बताया उसका कारण था, क्योंकि ये मराठा क्षेत्र बीजापुर के आसपास लगना शुरू होता है। अब इस समय बीजापुर का जो शासक था उसको थोड़ी चिंता हुई कि ये कोई व्यक्ति उभर रहा है और ये आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर रहा है। मंत्री होते हैं दरबार के, कहते हैं ठंड रखो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिक्कत करेगा तब देख लेंगे, एक बार इसको अपने स्तर पर कोशिश करने दो। इसी समय शिवाजी पहली बार कोंकण को जीत लेते हैं। ध्यान रखना, कोंकण 2 बार जीता जाएगा। 1648 ईस्वी सन में पहली बार किसको जीत लेते हैं, कोंकण को। अब 1648 में कोंकण से होते हुए एक जगह और थी, कल्याण, और कल्याण को भी शिवाजी ने जीत लिया। दिक्कत बीजापुर के शासक के हो गई। बीजापुर का शासक कहता है ये तो गलत है, वो तिलमिला उठता है, और बीजापुर का शासक इस समय शिवाजी के जो पिताजी होते हैं शाहजी भोंसले, उनको गिरफ्तार कर लेता है, शाहजी भोंसले। और ये वो समय था जब 1648 के आसपास शिवाजी लगातार किलों को जीत रहे थे। अब कहा कि लो, आपके पापा हमारे पास काम करते थे, मैंने तो गिरफ्तार कर लिया, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अच्छा बेटा तो हुई जी, पापा ने कभी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन शिवाजी अपने बेटे के सभी उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सरेंडर जोन में आ जाते हैं कि भाई देखो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अब यहाँ तो बर्दाश्त नहीं किया जाए। शाहजी भोंसले को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो शिवाजी 2 तरीके से नीति अपनाते हैं। एक नीति शिवाजी ये अपनाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना, पापा का मामला है। दूसरा, वो यहाँ पर मुराद, देखो औरंगजेब 4 भाई होते हैं महत्वपूर्ण, दारा, शाह शुजा, मुराद और एक औरंगजेब। तो ये जो 4 भाई हैं, इस समय मुराद दक्षिण में होता है और शिवाजी मुराद को संधि कर लेते हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये मुराद की संधि वाला, क्योंकि इस समय के कुछ समय बाद में यहाँ पर मुराद चला जाता है। तो मुराद से बातचीत करते हैं। जैसे ही मुराद से बातचीत करते हैं, बीजापुर का शासक घबरा जाता है, अरे ये तो सीधा मुगलों से बात कर रहा है, और मुगलों से तो मेरी भी संधि भी है और साथ में मुगलों से दिक्कत भी चलती रहती है। मुगल उस समय सक्षम थे कि बीजापुर को भी हरा सकते हैं और शिवाजी को भी। तो शिवाजी यहाँ पर जाकर के मुराद से बातचीत करते हैं। मुराद एग्री हो जाता है। वो कहावत है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मुराद खुद चाह रहा था कि बीजापुर को और शिवाजी मराठों को आपस में लड़ा दो, ये दोनों कमज़ोर होते रहेंगे और हम यहाँ से मजबूत हो जाएंगे। जैसे ही मुराद की बात आती है, बीजापुर का शासक थोड़ा सा विनम्रता वाले मोड में आ जाता है और कहता है कि देखो तुम आक्रमण बंद कर देना, और आक्रमण बंद कर दोगे इस शर्त पर मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा। शिवाजी कहते तो छोड़ तो सही, बाकी वाले काम तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने वचन दिया था, इस वजह से कहा जाता है 6 वर्षों तक लगभग शिवाजी ने इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर कोई आक्रमण नहीं किए। ये लगभग 1655 तक इस तरीके से चलता है, और 1655 तक शिवाजी ने अपने आक्रमणों की गति को थोड़ा सा धीमा कर दिया शाहजी भोंसले के बाद में। अब 1655 के बाद में इधर उत्तर की तरफ औरंगजेब वापस चला जाता है।
औरंगजेब आता है बीच में और वापस औरंगजेब उत्तर यानी कि अपने घर की तरफ चला जाता है, रवानगी ले लेता है, क्योंकि 55 के बाद 56-57 में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो ही जाता है। इधर जाता है औरंगजेब उत्तर की तरफ, इधर बीजापुर का शासक स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मुगलों का थोड़ा सा डर कम हो गया। इधर शिवाजी क्या करते हैं, जुन्नार ये पड़ता है बीजापुर के पास, तो नहीं सॉरी, जुन्नार नामक एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र के आसपास यहाँ पर लूटपाट करना और यहाँ पर सैनिकों को भेजना और इस क्षेत्र के किलों को जीतना शुरू कर देते हैं। वापस दोबारा कोंकण के ऊपर धावा कर बोल देते हैं, कोंकण को जीत लेते हैं। इसी बीच में शिवाजी ने एक बार चंद्रराव मौर्य से 1656 में, चंद्रराव मौर्य, ध्यान रखना तारीख थी 25 जनवरी, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, चंद्रराव मौर्य से जावली का किला छीन लिया। और ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो चंद्रराव मौर्य था ये बीजापुर के शासक को सपोर्ट करता था, और ये बीजापुर को सपोर्ट करता था, और ये बड़ा देशमुख था। देशमुख का मतलब जाति से भी है, और देशमुख का मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनसे भी है। जितने भी बड़े देशमुख थे वो ये चाहते थे वो अहमदनगर और बीजापुर में सामंत बने रहे। जितने भी छोटे देशमुख थे या टैक्स कलेक्ट करने वाले व्यक्ति थे वो ये चाहते थे कि यहाँ से ये जो बड़े वाले देशमुख हैं उनको टॉर्चर करते हैं वो हट जाएं और ये बीजापुर की सत्ता समाप्त हो जाए और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना हो जाए। तो किसने साथ दिया, शिवाजी का, छोटे देशमुखों ने। तो यहाँ से इसको हराकर कौन सा किला छीन लेते हैं, जावली का किला। तिलमिला जाता है बीजापुर और बुरे तरीके से गुस्से में आ जाता है। इस समय बीजापुर 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी लेता है और अफजल खान को भेज देता है। अफजल खान जी आ जाते हैं साहब। अब अफजल खान जी जब आते हैं तो ये घटनाक्रम नवंबर का है, 2 नवंबर का। इस समय अफजल खान आते हैं। अफजल खान कहते हैं कि लो भाई अपन या तो युद्ध कर लेते हैं सीधे सीधे, या फिर जो बात करनी है करो। शिवाजी को एक व्यक्ति है कृष्ण भास्कर, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, दूत कृष्ण जी भास्कर, और कृष्ण जी भास्कर आकर के शिवाजी को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। शिवाजी से कहते हैं कि भाई देखो सुनो, वो तुम्हें संधि के लिए बुला जरूर रहा है, लेकिन संधि नहीं करनी है, उसको तुम्हारी हत्या करनी है सीधे सीधे, क्योंकि बीजापुर के शासक ने कहा है साम दाम दंड भेद जैसे करो लेकिन उसको ख़त्म करो। शिवाजी के वाह ठीक है जी, अच्छा क्या आपने बताया, एहसान है आपका। अब अफजल गुरु के बारे में कहा जाता है कि लंबा कद था, लगभग 7-7.5 फुट की हाइट थी, और किसी आदमी को यूँ बगल में भी दबा ले तो वो वैसे मर जाए। अफजल गुरु ने कहा आ जाना, बात कर लेते हैं। ठीक है। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करता था। अरे वो छोटा सा पहाड़ी चूहा। तो यहाँ पर अफजल गुरु से मिलने जाते हैं शिवाजी, मिलने जाते हैं तो बगनखा होता है उनके पास। वैसे वो चेकिंग करवाते हैं पूरी, देखो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, केवल संधि के लिए जा रहा हूँ। 400-500 सैनिक लेके जाते हैं, थोड़े से सैनिकों के साथ में चले जाते हैं। तो बाघ का हाथ काट के उसमें से खाल मांस निकाल के उसको प्रयोग शिवाजी ने किया, और कहते हैं कि उस बगनखे से जब वो गले लगाता है अफजल गुरु, और अफजल गुरु उनको मारने की कोशिश करता है, उस बगनखे से उनकी आंतड़ियाँ निकाल लेते हैं और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। एक और व्यक्ति है ग्रांट डफ। ग्रांट डफ ने कहा ये गलत किया शिवाजी ने, पर क्या गलत किया, कुछ ही गलत नहीं किया जी। आत्मरक्षा में अगर किसी व्यक्ति की हत्या करनी पड़े तो कुछ ही गलत नहीं है। तो ऐसा कहते हैं ग्रांट डफ कि उन्होंने ये गलत किया और ये उन्होंने किसी की हत्या की है, इसलिए शिवाजी को महान नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि आत्मरक्षा में अगर 1 क्या 5 लोगों की भी हत्या करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हत्या किस चीज़ में की गई, आत्मरक्षा में ये हत्या की गई। ठीक है साहब। अफजल गुरु यहाँ पे, सॉरी अफजल गुरु, अरे माफ़ करना गलती होगी, अफजल खान यहाँ पर मारा जाता है। और अफजल खान की हत्या होने के बाद में बीजापुर का शासक कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, थोड़े दिन के बाद में बातें करना बंद। अब इस समय शिवाजी देखते हैं कि उत्तर भारत में परिस्थितियाँ बदल गई। उत्तर भारत में परिस्थितियाँ क्या बदल जाती हैं, उत्तर भारत में औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध को जीत जाता है, इधर औरंगजेब शासक बन जाता है, और औरंगजेब दक्षिण की नॉलेज रखता था। शिवाजी इस समय बड़े स्तर पर वहाँ से पॉपुलर हो रहे थे। औरंगजेब जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक होते हैं जसवंत सिंह, उनको भेजता है कि लो जसवंत सिंह जी आप जाओ। जसवंत सिंह जी जाते हैं और जसवंत सिंह जी कहते हैं कि उस युद्ध में उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब यहाँ से शासक चलते हैं जयपुर के जय सिंह। जयपुर के शासक हैं, और जयपुर के जय सिंह जी जब चलते हैं
तो छोटे छोटे 3-4 किले हैं, आते ही उनको तुरंत जीत लेते हैं। पुरंदर का किला जीत लेते हैं, पन्हाला का किला जीत लेते हैं, चाकन का किला, तीनों जीत लेते हैं। पुरंदर, पन्हाला और चाकन। अब इस समय शिवाजी समझ जाते हैं कि देखो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल काम है। इस समय जयसिंह जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, सेना ज़्यादा लेकर के आया है और इन चीज़ों को जानता है। जयसिंह जी जब आते हैं तो जयसिंह का एक स्टेटमेंट है कि हम शिवा को व्रत की तरह यानी कि सर्किल की तरह बांध देंगे। उस समय एक संधि होती है, इतिहास में वो संधि पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये संधि। 22 जून 1665 को ये संधि होती है। इससे पहले शिवाजी एक घटना और करते हैं, सूरत को लूटते हैं 1664 में। ध्यान रखना 1664 में 1664 में सूरत शहर को लूटा। पैसे कम हो गए थे, दिक्कत आने लगी थी, तो शिवाजी ने कहा लो चलो भाई चलते हैं सूरत और उसको लूट लेते हैं। शिवाजी उसको लूट लेते हैं। जॉन ऑक्साइड नाम का व्यक्ति है, ध्यान रखना, क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए। जॉन ऑक्साइड नाम का अंग्रेज व्यक्ति इस समय सूरत में था और वो वहाँ पर काम कर रहा था। इस घटना की जानकारी जॉन ऑक्साइड ने दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और ये संधि होती है पुरंदर की। देखो पुरंदर के इतिहास में 2 संधियाँ होती हैं। एक संधि, इस संधि में 111 साल जोड़ लेना, मैंने तो ऐसे याद करी 1776, ठीक है, वो भी पुरंदर की संधि और ये भी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट संधि होगी 111 जोड़ लेना, 1776 यहाँ पर आ जाएगा। और कौन सी संधि होगी, वो भी पुरंदर की संधि, उसको अपन बाद में देखेंगे। पुरंदर की संधि में किले 23 किले शिवाजी ने उनको सौंप दिए। इंपॉर्टेंट शर्तें अभी लिखवा दूंगी पर सुन लो। पुरंदर की संधि में क्या होता है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार घोषित कर दिया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार घोषित कर दिया। देखो मनसबदार क्या होता है पूरी डिटेल किसी क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये था पहली शर्त, ठीक है। दूसरी ये कि बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों पर चौथ और सरदेशमुख ये टैक्स वसूल करने का अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा शिवाजी से कहा भाई चलो दिल्ली, औरंगजेब जी का बर्थडे आ रहा है, उनका हैप्पी बर्थडे केक वेक काटेंगे। तो शिवाजी तैयार हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। शिवाजी जब जाते हैं वहाँ पर, तो जब शिवाजी वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद में वो देखते हैं जसवंत सिंह जी उनसे आगे वाली लाइन में बैठे। शिवाजी के जसवंत सिंह जी कैसे हैं आप? जसवंत सिंह जी के हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपको तो मैंने हराया था। कि वह ठीक है, पीछे वाली लाइन है तेरी, वहाँ बैठे रहे। कह रहे ऐसे कैसे, मैंने आपको हराया और मुझे पीछे वाले, और 5000 का मनसबदार तो मेरा बेटा है। कुछ इस तरह की बातें मैं काल्पनिक रूप से बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसी सच हो, इनको सीरियसली मत लेना। औरंगजेब से बातचीत ढंग से हो नहीं पाती और इसी बात पर जब उचित सम्मान नहीं मिलता है तो शिवाजी यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। शिवाजी विद्रोह कर देते हैं। घटना आगरा की है। आगरा में एक स्थान है और उसका नाम है जयपुर भवन। आगरा के जयपुर भवन में ध्यान रखना, जयपुर भवन साहब जयपुर में नहीं है बच्चों, जयपुर भवन आगरा में, वहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। अब कुछ काल्पनिक कहानियाँ हैं, मैं आपको बता देती हूँ। शिवाजी हैं, शिवाजी के एक और सौतेले भाई थे, उनका नाम था हीरो जी। हीरो फिल्म है तो सही, ठीक है, टाइगर श्रॉफ, सॉरी जैकी श्रॉफ की फिल्म है हीरो। तो हीरो जी होता है और वो दोनों शक्लों में एक जैसे मिलते थे। शिवाजी ने प्लानिंग की, शिवाजी ने कहा देखो औरंगजेब जी आपका बर्थडे था, आपने केक वेक खूब काटा है, अभी मेरा भी जन्मदिन आया, मुझे तो केवल दान पुण्य करना है, क्योंकि हिंदू धर्म में बर्थडे पर केक ना काट के दान पुण्य को वरीयता दी जाती है। तो औरंगजेब ने कहा बस इतनी सी इच्छा है, पहाड़ी चूहे आपकी? उसने कहा पहाड़ी चूहा तो हूँ लेकिन दान पुण्य थोड़ा नहीं करता, खूब सारे करते हैं हमारे, के बाद जो चाहिए वो कर ले, औरंगजेब नाम है मेरा, खूब है मेरे पास। तो कहते हैं कि 51 किलो के बड़े बड़े वो भर भर के टोकरियाँ जाती थी और शिवाजी डेली उन पर हाथ रखते थे और वो दान होती थी। 11 दिन तक लगभग ये प्रोसेस चल रहा था। और कहा जाता है एक दिन ऐसे ही बड़ी सी एक टोकरी होती है और उसमें फूल रखे होते हैं और शिवाजी उसमें बैठ जाते हैं। लोग चेक करते थे डेली पहले कि भाई क्या जा रहा है। एक दिन उन्होंने चेक नहीं किया, जिस दिन शिवाजी को जाना था, और उसी समय शिवाजी उसमें से होकर के निकल जाते हैं। जैसे शिवाजी निकल जाते हैं वैसे वो सीधा दक्षिण पहुंचते हैं और दक्षिण पहुंचने के बाद शिवाजी औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ
पूरे तरीके से विद्रोह शुरू कर देते। और यहीं से माना जाता है कि औरंगजेब का शिवाजी को कम आंकना उसके लिए सबसे बड़ा नासूर बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर संधि हो जाती, समझौता हो जाता, तो संभवतः इतिहास की थोड़ी सी धारा बदल जाती। दूसरा, शिवाजी बाद में वो संभाजी को कैद करता है। औरंगजेब की दूसरी बड़ी गलती कि उसने संभाजी को मृत्युदंड दिया, क्योंकि उसके बाद में मराठा शक्ति उनकी मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।